हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। हमने समझा था कि सेल जो है वो दो तरीके का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल होते हैं? जो अनडेवलप्ड होते हैं, जिन सेल के सेल ऑर्गेनेले पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ओके, आज की क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, वो बेसिकली नॉन बाउंड होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल्स क्या होंगे? दिस बैक्टीरिया, दिस ब्लू ग्रीन एल्गा, दिस माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा एंड माइकोप्लाज्मा, PPLO आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उन पे कवरिंग होती है, ठीक है। इनका जो एनवेलप सिस्टम होता है ना, काफ़ी केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली इस सेल के ऊपर ना 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर्ड होते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। फिर उसके बाद जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को हम क्या कहते हैं? पहली लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और सेल वॉल के बाद क्या होता है? सेल वॉल के बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब कुछ जनरल फीचर होते हैं प्रोकैरियोट्स के। पहले तो हमने इनके एग्जाम्पल्स देख लिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक है। ये सारे जितने भी बैक्टीरियाज आपने नाम सुने होंगे वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल से साइज में कम होते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं, जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ओके, एंड they multiply faster than eukaryotes। ये यूकैरियोट्स से ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनमें सेल डिवीज़न बहुत फास्ट हो रहा होता है, ठीक है। दीज आर स्मॉलर, ठीक है, एंड दे डिवाइड रैपिडली, रैपिड डिवीज़न होता है इनमें। यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा फास्ट ये मल्टीप्लाई होते हैं। Now next point is no well-defined nucleus. Genetic material is not closed by a nuclear membrane. हमने इस पॉइंट को पहले ही पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। उसके जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। जेनेटिक मटेरियल जनरली सिंगल सर्कुलर DNA। अब अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है? सिंगल सर्कुलर DNA होता है, सिंगल सर्कुलर DNA, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसा होता है। यूकैरियोटिक सेल में यही सर्कुलर DNA ओपन होता है और कुछ ऐसे फॉर्म में होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम बनता है, फिर डबल क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सर्कुलर DNA होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस प्लाज्मिड, स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड जेनोमिक DNA। अब इस प्लाज्मिड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल में ना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस
इस प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसके थोड़ा ही बाहर प्लाज्मिड होता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं। प्लाज्मिड हैज़ यूनिक कैरेक्टर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीन्स ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीन्स जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया को हार्म कर सकते हैं, उनको रेजिस्टेंस शो करता है। अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड डीएनए इज यूजफुल इन स्टडिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे, वो पूरा का पूरा चैप्टर प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड है कि कैसे प्लाज्मा एक बैक्टीरिया के डीएनए को लेके दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, सो दीज आर सम जनरल फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम सेल एनवेलप के बारे में देखेंगे। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स। हमने ये देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो तीन लेयर के बने होते हैं। पहला क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेल वॉल। और तीसरा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो आउटर लेयर होता है सेल के ऊपर, सेल का जो आउटर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकस सब्सटेंस होता है जो पॉलीसैकेराइड मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? अब आउटर कवरिंग है तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, जो भी सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखेगा, हेल्प्स इन एडहेशन टू सर्फेसेस। ठीक है, एंड इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब चूंकि ये म्यूकस होता है, तो क्योंकि ये म्यूकस होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है, तो ये वाटर और न्यूट्रिएंट को लूज होने में भी प्रिवेंट करेगा, रोक के रखेगा। इट हेल्प्स बैक्टीरिया हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब बैक्टीरिया कभी कभी क्या करता है कि अपने होस्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, तो अपने होस्ट के इम्यूनिटी से कैसे लड़ पाता है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर का क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज स्लाइम लेयर। ठीक है, जो लूज होता है, जो बहुत ही फर्मली अटैच्ड होता है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल इस स्लाइम लेयर से थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा थिक होता है और फर्मली सेल को कवर करके रखे रहता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल के ऊपर। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ये दो तरीके का हो सकता है। अगर लूज होगा तो स्लाइम लेयर, अगर हार्ड होगा और टफ होगा तो कैप्सूल। ओके, नाउ सेल वॉल। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या आता है? सेल वॉल आता है। सेल वॉल के क्या फंक्शन है? सेल वॉल के क्या फंक्शन है? इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के शेप को डिटरमाइन करता है ये सेल वॉल। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अब हमने ना ये जो लाइन है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के ऊपर बेस है। हमने ऑस्मोसिस में ये समझा था कि जहाँ पे सॉल्यूट होंगे उस तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब सेल के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सॉल्यूट है तो बहुत मतलब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सेल स्वेल करके बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन ये होने से कौन रोकता है? ये होने से रोकता है सेल वॉल। इट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। क्यों? अब यहाँ पे थोड़ा किस केमिकल से बना हुआ है ये, इसकी बात करी गई है। रिजिडिटी ड्यू टू पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन, ठीक है, जिसे हम म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन का
और नाम क्या है, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। सम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ peptidoglycan, cell wall becomes weak which leads to lysis of bacterial cell. अब ये lysis of bacterial cell क्या होता है? अगेन ये जो पेनिसिलिन है, जिस एंटीबायोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये पेनिसिलिन क्या करता है, इस पेप्टाइडोग्लाइकन की जो क्रॉस लिंकिंग है उनको ब्रेक करता है। अब उनको ब्रेक कर देगा तो मैंने बताया सेल के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं, अब वो सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। अब जब सेल ज़्यादा स्वेल करेगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। अब इसी बर्स्टिंग को क्या कहते हैं, हम इसी बर्स्टिंग को कहते हैं लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। नाउ ग्राम स्टेनिंग। अब एक बैक्टीरिया ना, ये जो साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, इनका ये कहना है कि बैक्टीरिया दो तरीके का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, कोई कुछ केमिकल्स रखे और उन केमिकल्स के ऊपर बैक्टीरियाज को रखे। अब जो बैक्टीरियाज उस केमिकल्स को टेकअप कर जा रहे थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव कह रहे थे, और जो बैक्टीरिया नहीं टेकअप कर पा रहे थे उन केमिकल्स को, उन्हें क्या कहा जा रहा था, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कैसे होते हैं, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं एंड स्मूथ होते हैं, ठीक है। अब यूजुअली जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होते हैं ना, इनके पास थोड़ी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल होती है एज कंपेयर टू नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। पॉजिटिव सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होता है और स्मूथ होता है, नेगेटिव सेल वॉल टू लेयर्ड होता है और वेवी होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का होता है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। हमने फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ा। सेल वॉल किस चीज़ का, किस केमिकल का बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसे हम म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। हमने बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, सेल कैसे बर्स्ट करता है, सेल कैसे कोलैप्स करता है, उस बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो फर्स्ट लेयर है वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। जो सेकंड लेयर है सेल वॉल, वो सिर्फ प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल में होता है, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही जा सकती हैं, ठीक है। उसको कौन अलाउ करता है? उसको अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटरेक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब जो भी चेंजेस डिटेक्ट करता है सेल, वो किसके थ्रू करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट। मैंने वही बात कही कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल तीनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर ना, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाए, लेट्स से दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हल्का सा इरेज करेंगे हम। अगर यहाँ पे कोई एक इनफोल्डिंग हो जाए, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मेसोजोम। मेसोजोम। अब इस मेसोजोम का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? अब ये जो मेसोजोम है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ये मेसोजोम, और सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। प्लस चूँकि ये इनफोल्डिंग है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये कुछ एंजाइमेटिक कंटेंट भी रखता है, ओके। चूँकि हमने पहले ही देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड हो रहे होते हैं, ओके। तो वहाँ पे एक ही जो सेल ऑर्गन, अब यहाँ पे ये जो मेसोजोम है वो इतने
फंक्शन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी, डीएनए रेप्लिकेशन में भी, सेल डिवीज़न में भी, रेस्पिरेशन में भी, ठीक है, और बहुत सारे एंजाइमेटिक कंटेंट भी रखता है अपने पास। क्या है ये? मेसोसोम। अब मेसोसोम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो मेसोसोम है, मेसोसोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है उसी को हम मेसोसोम कहते हैं। उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये जो मेसोसोम्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अब जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्रोकैरियोट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब उनका जो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है ना, उनको हम मेसोसोम नहीं कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ओके। अब जाहिर सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो उनके पास पिगमेंट होंगे। क्रोमेटोफोर्स के पास क्या होता है? पिगमेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट, फ्लैजेला। फ्लैजेला प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो मूव कैसे करते हैं? इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्लैजेला होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये फ्लैजेला कहाँ पे इंसर्टेड होता है? ये फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब इसे हम बैक्टीरियल फ्लैजेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? बैक्टीरियल फ्लैजेलम। अब समझ लो, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ से एक फ्लैजेला निकला हुआ है, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल के ऊपर ना बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब हम एक फ्लैजेला को उठाते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है वो फ्लैजेला। अब इस फ्लैजेला के भी ना 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं हुक। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ नहीं होगा बेटा, हियर इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ से फ्लैजेला निकला होता है, ठीक है। अब ये जहाँ से ये निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हुक, ठीक है। फिर उस हुक से फिलामेंट निकला रहता है और ये जो पार्ट है जिसमें रिंग्स 4 रिंग्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। एक होगा एल रिंग और पी रिंग। एल रिंग और पी रिंग कहाँ पे होते हैं? सेल वॉल के अंदर, जिसे हम डिस्टल सेट भी कहते हैं। उसके बाद एस रिंग और एम रिंग, ये कहाँ पे होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसे हम प्रॉक्सिमल सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड होगा, ये सेल वॉल के अंदर इंसर्टेड होगा और यहाँ से जो है वो फ्लैजेला निकला होगा। इसका हुक पार्ट है एंड दिस इज द फिलामेंट पार्ट, ओके। तो बैक्टीरियल फ्लैजेलम में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज फिलामेंट, सेकेंड इज हुक एंड थर्ड इज बेसल बॉडी। दिस इज द बेसल बॉडी। दिस इज व्हाट? बेसल बॉडी। और इसी बेसल बॉडी में 2 सेट होते हैं, डिस्टल सेट एंड प्रॉक्सिमल सेट।
distal set and proximal set. Okay, filament longest part, extend from cell surface to outside, लॉन्गेस्ट पार्ट है. ठीक है, ये फिलामेंट ना लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इन सब में, ये लंबा सा होता है जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है. ओके, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, हॉलो, रिजिड और सिलेंड्रिकल. ये फिलामेंट कैसे होगा? ये फिलामेंट होगा हॉलो, रिजिड और सिलेंड्रिकल. ओके, अब दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलिन. जस्ट रिमेंबर दिस टर्म. फ्लैजेलिन क्या होता है? फ्लैजेलिन एक प्रोटीन होता है जो फिलामेंट के अंदर पाया जाता है. और फिलामेंट कहाँ होता है? फ्लैजेला में होता है. ओके, हुक क्या होता है? जो फिलामेंट और बेसल बॉडी में रिंग्स होते हैं जिसमें डिस्टल सेट होता है, प्रॉक्सिमल सेट होता है. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था डिस्टल सेट सेल वॉल के अंदर होता है जिसमें एल रिंग होता है, पी रिंग होता है. प्रॉक्सिमल सेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है जिसमें एस रिंग होता है और एम रिंग होता है. ठीक है, ये हुक क्या करता है? बेसिकली बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करता है. बेसल बॉडी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ये बीच में रॉड है और इसी रॉड पे रिंग्स लगी हुई हैं. कंटेन्स रिंग. ओके, कौन कौन से रिंग के बारे में पढ़ा हमने? एल रिंग, पी रिंग जो सेल वॉल के अंदर होते हैं, एस रिंग, एम रिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. एंकर्स फ्लैजिलम टू बैक्टीरियल सेल, हेल्प्स इन रोटेशन एंड मूवमेंट. अब इनका जो ये पूरा मूवमेंट होता है ना, उसका कंट्रोल इन रिंग्स के पास होता है. ठीक है, कहाँ गया? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कंटेन रिंग्स, एंकर्स फ्लैजिलम टू बैक्टीरियल सेल, हेल्प्स इन रोटेशन एंड मूवमेंट. ठीक है, अब इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं? इन रिंग्स को हम कहते हैं फ्लैजिलर रिंग्स. एल रिंग, पी रिंग कहाँ होता है? ये एल रिंग और पी रिंग जो है वो सेल वॉल के अंदर होता है. सेल वॉल जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल सेट, जिसे हम कहते हैं डिस्टल सेट. और एस रिंग और एम रिंग कहाँ होता है? ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेट. ठीक है, पिलाई, फिम्ब्रिया. अब फ्लैजिला, हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फ्लैजिला जो बैक्टीरिया के सरफेस पे होता है और बैक्टीरिया को मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर होते हैं पिलाई और फिम्ब्रिया. ये पिलाई जो है, एक्चुअली मैंने इनके इमेजेस नहीं लिए हैं बट कोई बात नहीं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ये पिलाई elongated tubular structure made of protein pillin, two pili reported. ओके, अब ये ना कुछ ऐसा सा होता है. कहाँ गया? ये पिलाई कुछ ऐसा सा होगा और इसके ऊपर ना बहुत सारे, मतलब इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ये बहुत सारे ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे. इस पिलाई के ऊपर बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस चीज का बना होगा? प्रोटीन का, जिसका क्या नाम है? पिलीन. ठीक है, अब ये कहा जाता है, हमने ये देखा था, हमने, अच्छा, ये जो मेसोजोम्स है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ना. जो मेसोजोम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग होती है. लेकिन ये जो पिलाई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है. ठीक है, अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये डीएनए ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. ठीक है, हमने देखा था ना कि कुछ जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो
ओके, डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। ये देखो, ये जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है पिलाई, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प करता है? डीएनए ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। हमने ये देखा कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बैक्टीरियाज इसी पिलाई के हेल्प से डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं, जिसे हम मेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया कैसे होगा? फिम्ब्रिया को हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे से ऐसे निकले निकले से होते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा सा होता है। स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर ऐसे निकले होते हैं, जिसे हम फिम्ब्रिया कहते हैं। क्या अब ये क्या हेल्प करता है बैक्टीरिया को? इट हेल्प्स बैक्टीरिया इन अटैचमेंट, अडहेशन, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया आप लोग देखते हो कि रॉक के ऊपर होता है, ठीक है ना, पहाड़ों के ऊपर रहता है, और नदी का कितना भी तेज बहाव हो वो वहाँ से हटता नहीं है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस अटैचमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिम्ब्रिया, ठीक है, जो स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर होता है और बैक्टीरियाज के सरफेस पे पाया जाता है। अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यूज, ठीक है। अब ये होस्ट टिश्यूज के ऊपर जब अटैच होता है ना, तो इसी फिम्ब्रिया के हेल्प से अटैच होता है, ओके। अब पिलाई और फिम्ब्रिया में क्या डिफरेंस है? पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ओके, और फिम्ब्रिया जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। दिस इज फिम्ब्रिया। पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, पिलाई डीएनए ट्रांसफ़र में हेल्प करेगा, लेकिन फिम्ब्रिया जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा। बैक्टीरियल सेल को एक जगह अटैच करके रखेगा, ठीक है। अब हमने पिलाई के बारे में पढ़ा, फिम्ब्रिया के बारे में पढ़ा, हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये राइबोसोम कितने एस का होता है? 70 एस राइबोसोम होता है। अब इन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये जो 70S है वो 50S और 30S से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब राइबोसोम्स, ओके, अब ये जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे मेक प्रोटीन दैट रिमेन इनसाइड द सेल। अब ये जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स कहाँ होंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। ये प्रोटीन बनाएंगे और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होता है। लेकिन कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो सिंगल एमआरएनए पे भी होते हैं, एमआरएनए पे भी होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स जो एमआरएनए, जो बेसिकली सिंगल एमआरएनए के ऊपर हैं, ऐसे रहते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम रहते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? इस एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं। सेवरल राइबोसोम्स साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। इस एमआरएनए को किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में ट्रांसलेट करते हैं? प्रोटीन में, ठीक है। राइबोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस।
अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये 70S का होता है, 50 और 30S राइबोसोम का बना होता है, ठीक है। सिंथेसिस पॉलीसोम क्या होते हैं, जो बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA पे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं, कुछ स्टोरेज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब इनके जनरल फीचर क्या हैं, दे आर नॉट यूजुअली बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं फ्रीली, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्युल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर द इंक्लूजन बॉडी, एक रिजर्व मटेरियल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, ओके। नेक्स्ट, कुछ ऐसे इंक्लूजन बॉडी भी होते हैं जो सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, बहुत थिन कवरिंग से कवर्ड होते हैं, ओके। कितना हो सकता है, 2 to 4 नैनोमीटर थिक हो सकता है। उन पे एग्जाम्पल्स क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट PHB ग्रैन्युल्स, सल्फर ग्रैन्युल्स, गैस ग्रैन्युल्स। अब हमने यहाँ पे जो पढ़ा था, इन ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन ये जो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, PHB ग्रैन्युल्स, सल्फर ग्रैन्युल्स, गैस वैक्यूल्स, ये सारे जो हैं वो सिंगल लेयर्ड से कवर्ड होते हैं। अब आपके बुक में ना गैस वैक्यूल के बारे में बताया हुआ है, ये गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये गैस वैक्यूल एक इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी जो है वो रिजर्व मटेरियल को अपने पास रखता है, एक स्टोरेज की तरह काम करता है। अब ये जो गैस वैक्यूल है उसके ऊपर सिंगल लेयर होगा, ठीक है। अब ये गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ पाया जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आज प्रोकैरियोटिक सेल हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है उसे मेसोसोम्स कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कुछ जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, कुछ जो उन बैक्टीरियल सेल को कहीं पे अटैच करके रखते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन में पिलाई हेल्प करते हैं, फिम्ब्रिया अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उन राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। अब राइबोसोम्स के साथ साथ कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसे इंक्लूजन बॉडीज़ भी होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। उनमें से एक गैस वैक्यूल है और गैस वैक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी के लिए थैंक यू।